गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 2 पढ़ेंगे, वर्ण विचार। कल हमने भाषा के बारे में पढ़ा था कि भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है और व्याकरण किसे कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णों के बारे में। व्याकरण होती है, उसके 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो सबसे पहला आता है वर्ण विचार। तो हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। यानी कि वर्ण वो होते हैं भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि या इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। जैसे वर्ण होते हैं आ ई उ क ख ग घ ड़ च छ ज झ ये सभी क्या है, वर्ण होते हैं। और वर्ण जो होते हैं, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, उनको व्यवस्थित तरीके से जो लिखा जाता है वो वर्णमाला कहलाती है। और वर्ण होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। तो वर्ण की परिभाषा वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। और भाषा के सभी वर्णों के क्रमबद्ध एवं उचित व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। तो सबसे पहले आते हैं स्वर। स्वर होते हैं ये 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। तो पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। जो ध्वनियाँ बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, स्वर कहलाती है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। अंग्रेजी के ओ वर्ण के विशिष्ट उच्चारण के लिए औ चिन्ह अपनाया जाता है। यह भी एक स्वर ही है। जैसे ऑफिस, जैसे यहाँ पे ओ होता है ओ, लेकिन अंग्रेजी का कोई भी वर्ड लिखते हैं, कोई भी अंग्रेजी का जो शब्द लिखा जाता है उसमें ये ओ होता है, ये इसको यो लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की मदद ली जाती है, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय उसमें स्वरों की सहायता ली जाती है, इनकी सहायता ली जाती है, तो वो व्यंजन कहलाते हैं। और हवा मुख के अंदर कहीं कुछ रुकावट से बाहर निकलती है, इन्हें व्यंजन कहते हैं। सभी व्यंजन स्वर के बिना अधूरे होते हैं। देवनागरी के व्यंजन ध्वनि प्रतीक चिन्ह इस प्रकार हैं। तो देवनागरी के जो व्यंजन होते हैं वो इस प्रकार हैं: क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, है। अक्षत्रज्ञ होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। ड के नीचे बिंदु लगाकर अड़य ढह ध्वनि चिन्ह अंकित किए जाते हैं। जब शब्द के साथ इस बिंदु का प्रयोग होता है तो उच्चारण पर अधिक जोर पड़ता है, जैसे चढ़ना, लड़ना। अरबी, फारसी और अंग्रेजी की कुछ ध्वनियों के लिए क, ख, ग, ज, फ का प्रयोग भी होता है। प्रत्येक व्यंजन में ए शामिल रहता है। इसके बिना व्यंजन ध्वनि का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जाता। यानी प्रत्येक व्यंजन होता है उसके अंदर ए सबके साथ होता है। ए के बिना इन व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जाता है। अक्षत्रज्ञ और श्रेय संयुक्त व्यंजन हैं, क्योंकि इनका निर्माण 2 वर्णों के मिलने से होता है। नहीं अक्षत्रज्ञ होते हैं, इनमें 2 वर्ण मिले हुए होते हैं, 2 वर्णों के मिलने से इसका निर्माण होता है, इसलिए वे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जैसे अक्षर में क और श षटकोण वाला स मिला हुआ होता है, त्र में त और र मिला हुआ होता है, ज्ञ में ज और य मिला हुआ होता है, श्र में श और र मिला हुआ होता है। इनसे यह अक्षत्रज्ञ श बनते हैं। व्यंजन ध्वनियों के स्वर ध्वनि ए को निकालने के लिए उस व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क, यानी कि जो ध्वनि होती है, जो व्यंजन होता है, उसके अंदर से जब ए निकल जाता है तो ए निकलते ही उसके नीचे ए देखो इधर निकल के आ गया तो इसके नीचे हलंत लग गया। क ही नहीं, बाकी जो व्यंजन होते हैं किसी में भी, जैसे च है, च के साथ ए है तो च से ए निकल जाएगा तो उसके अंदर भी ए आ जाएगा।
उच्चारण अवयव, अब इनके उच्चारण अवयव हैं। हिंदी वर्णों के वर्गीकरण से पूर्व मुंह के अंदर से उन अवयवों को या अंगों को जान लेना आवश्यक होता है जो उच्चारण के अधिक या थोड़ी भूमिका निभाते हैं। स्वर यंत्र, श्वास नली के ऊपरी भाग में ध्वनि उत्पन्न करने के मुख्य अवयव हैं। प्रत्येक व्यक्ति के गले में बाहर की ओर एक उभरी हुई हड्डी होती है, सबके गले के नीचे हड्डी होती है जिसको टेंटवा बोलते हैं, दिखाई देती है। यही स्वर यंत्र है और यही स्वर यंत्र होता है, इसी से स्वर निकलते हैं। इनमें दो पतली झिल्लियाँ होती हैं जो ध्वनियाँ उत्पन्न करते समय अधिक या कम फैलती खुलती हैं और अनेक प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट आता है अलीजीवा, गले में जीभ के समान एक छोटा सा अंग होता है जिसे कौवा कहते हैं, यानी कि हमारे मुंह के अंदर एक ऐसे, ये देखो ये जब मुंह खोलते हैं तो यहाँ पे दिखाई देता है ऐसे लटकता हुआ, जिसको कौवा कहते हैं। ध्वनियों का उच्चारण करते समय ऊपर नीचे और आगे पीछे गति करता है। ध्वनियों के उच्चारण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौवा कोमल तालु के ऊपर तालु के बहुत पास गले के में होता है। नेक्स्ट है तालु, गले से ऊपर मसूड़ों तक जीभ के ऊपर की ओर कोमल तालु, मूर्धा, कठोर तालु और वर्त्स चार भाग होते हैं। जीभ ध्वनियों के उच्चारण में इन विभिन्न भागों को छूती है। जब ध्वनियों का उच्चारण होता है तो जीभ होती है, हमारे मुख के अंदर विभिन्न भाग होते हैं, तालु को, मूर्धा को, आगे दांतों को, इन सबको छूती है। जीवा, जीभ उच्चारण अंगों में सबसे प्रधान है। अधिकांश ध्वनियाँ इसी के हिलने डुलने और उठने गिरने से उत्पन्न होती हैं। इसे भी मूल, पार्श्व, मध्यम, अग्र और नीचा 5 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है दांत, ध्वनियों के उच्चारण में दांतों का भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ओष्ठ, ऊपर नीचे के ओष्ठ एक दूसरे से मिलकर खुलकर या दांतों की मदद से ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, यानी होठों के बिना भी ध्वनि है वो नहीं बोली जाती, होठ भी ऊपर नीचे आगे पीछे होकर ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। नाक, कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा का कुछ अंश नाक में पहुंचकर बाहर निकलता है और कुछ नाक से हवा, जब कोई ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण करते हैं तो हवा होती है वो हमारे नाक में भी जाती है, नाक में जाकर फिर वो निकलती है, तो नाक से भी स्वरों का उच्चारण किया जाता है। उच्चारण अवयवों को पहचान लेने के बाद हिंदी में स्वर और व्यंजन ध्वनियों का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है। अब विभिन्न स्वरों का वर्गीकरण वो कितने प्रकार से किया जा सकता है, यानी कि स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पे, मुंह और नाक के से निकलने वाली हवा के आधार पर, जीभ के भागों के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर, प्रकृति रचना के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर, स्वर व्यंजन का योग, प्रयत्न के आधार पर, स्थान के आधार पर, स्वर तंत्रिकाओं के कंपन के आधार पर, प्राणत्व श्वास के आधार पे, यानी कि इनका उच्चारण है वो कई प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले आता है मात्रा के आधार पे, हम पढ़ेंगे मात्रा के आधार पे स्वरों का उच्चारण। स्वर उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व एवं दीर्घ स्वर। तो मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिनका उच्चारण करते हैं तो कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर होता है जिनका उच्चारण करने में हमें ज़्यादा समय लगता है। तो पहले आता है ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ए, ई, उ, री ह्रस्व स्वर है। नेक्स्ट आता है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ओ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट आता है मुंह और नाक से निकलने वाली हवा के आधार पे, मुख और नाक से जो हवा निकलती है उसके आधार पे भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला आता है अनुनासिक, निरानुनासिक, अनुनासिक और अनुस्वार। निरानुनासिक होता है जिन स्वरों को बोलने
में हवा सीधे मुंह से बाहर निकलती है। जिन स्वरों का हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हवा होती है वो सीधी मुंह से बाहर निकलती है, वे निरानुनासिक या मौखिक स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ओ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं निरानुनासिक। नेक्स्ट आता है अनुनासिक। नाक हवा से निकलने वाली ध्वनि को अनुनासिक कहते हैं। नाक तथा मुंह से निकलने वाली जो ध्वनि होती है उसको अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह बिंदु चंद्र बिंदु है। जैसे आँख पे चंद्र बिंदु, चांद इत्यादि क्या है, अनुनासिक है। नेक्स्ट आता है अनुस्वार। अनुस्वार होता है एक बिंदु की तरह लगाया जाता है। वर्ण को बोलते समय नाक से निकलने वाली ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह बिंदी की तरह होता है, जैसे अंदर, अंगूर, लंगूर आदि। तो जो निरानुनासिक होता है ये तो साधारण शब्द होते हैं, सीधे मुंह से निकलते हैं, इन पे कोई भी बिंदु वगैरह नहीं लगी हुई होती है। अनुनासिक होता है, अनुनासिक में जो हवा होती है वो उससे नाक और मुंह से निकलती है, जो चंद्र बिंदु की तरह लगाया जाता है। अनुस्वार होता है वो एक बिंदु की तरह लगाया जाता है। तो ये हमने मात्रा के आधार पे पढ़ा और मुंह के नाक से निकलने वाली हवा के आधार पे हमने ये दो आधार पढ़े हैं। तो हमें वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद और वर्णों का वर्गीकरण और उनके उच्चारण स्थान है। तो ये आपको जितने हमने पढ़े हैं ये आपको पढ़ने हैं। धन्यवाद।